नमस्कार। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी दुनिया को धमकी दे डाली कि ये जो आतंकवाद हमारे पास आ रहा है ना, हमारे कंट्री में हो रहा है ना, और हो भी रहा है, मतलब वो गलत नहीं बोल रहे थे। पाकिस्तान इस समय आतंकवाद का विक्टिम है, टेरर का विक्टिम है। उनके यहाँ मस्जिद में 100 पुलिस वालों को मार दिया गया। अभी कराची में पुलिस के कमिश्नरेट पे अटैक हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ। ये जो उन्होंने ये धमकी दी कि ये आतंकवाद जो हमारे पास आ रहा है, ये पूरी वर्ल्ड तक पहुंच सकता है, पूरी वर्ल्ड इससे अछूती नहीं रहेगी। ये धमकी वो क्यों दे रहे थे और क्या पूरी वर्ल्ड को आतंकवाद का मतलब नहीं पता? अमेरिका में 9/11 अटैक, इंडिया में, लंदन में जो अंडरग्राउंड मेट्रोस पे अटैक हुए थे, पेरिस में अटैक हुए, हर जगह तो पहले हो चुका है। ये फिर धमकी क्यों दे रहे थे? इसी बात करने के लिए आरज़ू काज़मी जी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं अब इंडिया में और पाकिस्तान में। फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर लगती नहीं है, लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ में एनालिस्ट हैं। आरज़ू जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सबसे पहली चीज़, ये पीछे आपका शेल्फ जो चेंज हुआ दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत सा, ये आपने कब खरीदा? और ये बुद्धा अब भी वहीं बैठे हैं। शेल्फ भले ही चेंज हो गया, गौतम बुद्ध वहीं बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सबसे पहले रोहित कि आपने आज इनवाइट किया, और बिल्कुल ये मैंने आज ही चेंज किया और मैं पहला शो आपके साथ ही कर रही हूँ। तो बस ऐसा है, और जाहिर है बुधा के हिसाब से ही मैंने लिया था कि उसमें ये फिट हो जाए ना, जो बुक शेल्फ आए नया। ओके, और क्योंकि जर्नलिस्ट हैं तो पीछे एक कलम भी रखी है। बताना पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट पे। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी वर्ल्ड को बोला कि ये आतंक पूरी दुनिया में जा सकता है, हम ही इससे अछूते नहीं रहेंगे। मतलब हमारे ऊपर ही नहीं आएगा, पूरी दुनिया में जा सकता है। ये धमकी वो दे क्यों रहे थे म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में? क्या वो बताना चाह रहे थे? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो वो यही बताना चाह रहे थे कि हम खुद भी इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, टेररिज्म की। तो इसकी वजह से सब लोग हमारी तरफ इशारा ना करें, बल्कि अपना अपना हिसाब किताब खुद देखें, क्योंकि ये किसी हद तक बात जो है वो गलत भी नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जिस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, खास तौर पे टीटीपी को लेकर। क्योंकि टीटीपी के लिए पहले इन्होंने कहा था, जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि जी जो तालिबान है वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बजाय हमने ये देखा कि तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। उन्होंने अपना पल्ला, जैसे कहते हैं, झाड़ लिया, और सारी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ही आ गई। पहले तो जाहिर है कि एक तरह की सपोर्ट भी थी और हमें कोई इतनी फिक्र भी नहीं हो रही थी कि टीटीपी है तो जी हुआ करे। लेकिन अब जब इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो शुरू किए हैं, तो उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी एक तरह से यही सोच रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि ये चीज़ें बढ़ती चली जाएं, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि किसी और कंट्री की तरफ भी ये टीटीपी वाले बढ़ेंगे, तो फिर पाकिस्तान का नाम भी आ सकता है। पहले भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहे हैं, बल्कि एक बार नहीं कई बार रहे हैं। और ये बात जो है वो इसलिए भी मुझे अजीब सी लगती है कि जब कभी हम किसी डिबेट में जाते हैं और वहां पे हमारे पाकिस्तानी जो साथी आए होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि जी हम तो बाहर आ गए एफएटीएफ से। तो जी एफएटीएफ से तो कई बार बाहर आ चुके हैं और फिर दोबारा जा चुके हैं। तो इसलिए ये डर भी कहीं ना कहीं पर है कि ऐसा ना हो कि फिर कोई मसला हो और फिर कोई इशू बन जाए और दोबारा से एफएटीएफ में ना जाना पड़ जाए। शायद इस वजह से भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस किस्म की बात कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टीटीपी जो है इसको हमने नहीं बनाया, और अगर ये इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं तो उसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इसमें सारी दुनिया को, हर कंट्री को ही जो है वो अपने तौर पे इसके ऊपर काम करना चाहिए। शायद वो ये कहना चाह रहे थे। राइट। अच्छा, ये आईएमएफ ने बोला पाकिस्तान को कि भाई एक कंट्री की तरह काम करो। आप जो अमीर आदमी है, उनको टैक्स करो, गरीबों को क्यों टैक्स कर रहे हो? ये आईएमएफ को बोलना पड़ा, और मतलब मुझे तो नहीं लगता कि अमीरों को टैक्स किया जाए, ये कोई नई बात बोली है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब तक क्यों नहीं टैक्सेशन क्यों नहीं हो पा रही थी पाकिस्तान में? क्या प्रॉब्लम आ रही थी? क्या ये लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं जिन पे टैक्स नहीं पड़ सकता? ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर टैक्स नहीं होता, वो हर किसी के पास जाहिर है जो उनके हिसाब से
जिसके पास जितनी एसेट्स होंगे, जितनी प्रॉपर्टीज होंगी, जो कुछ होगा उसके ऊपर टैक्स तो लगता है। लेकिन ये लोग करते ये हैं कि ये टैक्स माफ करवा लेते हैं, डिफरेंट तरीके से जाते हैं। इनको बैंकिंग सिस्टम का पता है, इन्हें मालूम है क्या बात करेंगे तो क्या इनको रिजल्ट मिलेगा। तो ये जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है मोस्टली, वो भी साथ साथ हमारे जो कहने चाहिए पॉलिटिशियंस हैं और स्टैब्लिशमेंट या वट एवर, जिसके हाथ में भी पावर है, जिसके पास भी पैसा है, वो अपना टैक्स बचा लेता है। जो आम आदमी है, जो आम सी जॉब कर रहा है या मुश्किल से अपना घर चला रहा है, उसका टैक्स तो बगैर उससे पूछे, बगैर बताए ही जो है डिडक्ट हो जाता है। कभी वो अगर मोबाइल कार्ड भी डालेगा तो अगर 100 रुपीज का मोबाइल कार्ड है तो उसमें से ऑटोमेटिकली वो टैक्स कट के बाकी के उसको पैसे मिलते हैं 75 रुपीज या कुछ ऐसे करके। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो बड़े मगरमच्छ यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने के पैसा बनाया है, चाहे वो करप्शन से हो या किसी भी तरीके से हो, ये लोग टैक्स नहीं देते। एक जो है वो बैरिस्टर साहब हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन ये कि उन्होंने उनके इंटरव्यू में है कि किसी ने मुझे बताया भी, बल्कि कि उन्होंने ये किया था, इंटरव्यू में नहीं था सॉरी, किसी ने बताया मुझे कि उन्होंने किसी अपने साथी को ये भी बताया है कि अगर उनको फॉर एग्जाम्पल बहुत लंबी लंबी वो फीस लेते हैं, तो उनको अगर किसी ने 26 लाख फीस देनी थी तो उन्होंने 3 लाख ले लिए, उससे रसीद बनवा ली 3 लाख की, और बाकी जो थे 23 लाख उन्होंने कहा कि या मुझे कैश में दे दें। ठीक है, तो जब उन्हें वो चीज कैश में मिले वो पैसे, तो ऑब्वियसली उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई इस तरह की चीज नहीं थी जिसके पता लगे या उसके ऊपर टैक्स लिया जाए। अब ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, और वो बैरिस्टर साहब जो हैं उन्होंने खुद ये बात बताई किसी को, और कि जी मैंने तो इस तरह से पेमेंट ली थी और 23 लाख जो थे वो मैंने कैश ले लिए और 3 लाख की रसीद बना ली। तो जो टैक्स के लिए रसीद गई उनकी या जो डिटेल्स गई वो 3 लाख की गई, और 23 लाख वो खा गए। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जो यही काम करते हैं और उसके बाद आके टीवी पे बड़े बड़े भाषण भी देते हैं ईमानदारी के। इस किस्म के लोग यहाँ पर बहुत है, जिनके पास पैसा है या जो इस किस्म की फीस लेते हैं या जिनकी इस किस्म की पेमेंट्स हैं और फिर वो टैक्स नहीं देते। यही चीज हो के बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ चुकी है कि अब पाकिस्तान का ये हाल हुआ है, और इनको पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए कि जो इनके ऊपर हाथ डाल सकते हैं वो तो खुद इसी तरह के, वो इनसे पैसे खा के इनको छोड़ देंगे। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो इसलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये जो लोग जिनके पास बहुत पैसा है और जो आईएमएफ कह रहा है वो ये उसके ऊपर कोई काम कर पाएंगे। अच्छा, राइट। अच्छा, वापस आऊं तो जो इन्होंने टेरर की धमकी दी थी, क्यों क्यों मैं पाकिस्तान के टैक्स पे आया था और टेरर की आतंक पे बात कर रहा था, इसलिए कि एक पाकिस्तान आईएमएफ से पैसा लेना चाह रहा है, पैसा आ नहीं रहा है। पैसा आ भी जाएगा तो मूडीज बोल चुके कि जितना लोन मांगा है उतना पूरा भी मिल जाए तो पाकिस्तानी इकोनॉमी का रिवाइवल टफ है, क्योंकि कर्जे बहुत देने हैं। उसके बाद टैक्स कलेक्शन पूरा नहीं है। जब पैसा होगा तब कोई कंट्री लड़ेगा ना टेरर से, आतंक से। तो आतंक से लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसे मतलब आपको आपको मैन पावर को ट्रेन करना पड़ता है, आपको आपको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंटेलिजेंस करनी पड़ती है, आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस को पैसा खर्च किया जाता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस में पैसा पानी की तरह बहता है। जब पैसा नहीं होगा तो लड़ेंगे कैसे आतंकवाद से? क्या और दूसरे को ब्लेम करना कि अफगानिस्तान से टेरर आ रहा है, पाकिस्तान से, इंडिया से आ रहा है, ये सारी चीजें बोल के कोई फायदा नहीं है। क्या पाकिस्तान के पास कोई रास्ता है, रोड मैप इस आतंक से लड़ने के लिए, या सिर्फ जाके म्यूनिख में बोल दिया एंड देन एवरीथिंग इज ओवर? मेरे ख्याल से तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इन्होंने सिर्फ जाकर और स्टेटमेंट दे दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने। बाकी ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर ये सीरियस होंगे रोहित जी, अगर इनको वाकई में ये किसी काम को प्रायोरिटी पे करना चाहेंगे और इनको ये होगा कि हाँ हमने इस टेरर को खत्म करना है या हमने इस किस्म की हरकतें बर्दाश्त नहीं करनी है, ना अपनी कंट्री में ना ही कहीं और होने देनी है, तो फिर ये उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद इन्हें फंड्स वंड्स का कोई इशू नहीं है।
फंड्स इनको मिलते रहते हैं, इनके अपने पास भी हैं, ये सिर्फ अपनी ही जेबें झाड़ेंगे तो इतना फंड निकल आएगा कि उल्टा आईएमएफ को पैसा दे देंगे ये। उसके साथ-साथ इनके पास कई दूस आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पैसा चाहे ना हो, पब्लिक के पास पैसा होता है। तो ये चीज़ भी एक है। उसके बाद जो आईएमएफ से या कहीं से भी जो इनको मिलेंगे फंड्स, जो कि बाकी कंट्रीज़ ने कहा है कि जब आईएमएफ देगा तो हम भी देंगे, कई दूसरी कंट्रीज़ ने कहा है, उसको भी ये डिफेंस बजट के तौर पे लेंगे, तो वो पैसा तो इनके पास आ जाएगा। अब ये उस चीज़ के ऊपर काम करें ना कि इन्होंने इसको रोकना है। अगर इन्होंने रोकना ही नहीं है और इन्होंने सिर्फ़ जिस वक़्त भी ये बात होती है कि जी इलेक्शंस करवा दें या फिर ये बात होती है कि ये जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो नहीं प्रोवाइड कर सक रहे, आटा नहीं है या कुछ और नहीं है, गवर्नमेंट सही नहीं चल रही, बार-बार एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात की जा रही, बार-बार फौज के ऊपर उँगली उठाई जा रही है। जब इस किस्म की बातें होती हैं तो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान में बढ़ जाते हैं, हमने पहले भी देखा है। और उसके बाद फिर यही कहा जाता है कि जी ये फौज ही है जो इन लोगों को रोक सकती है, उसी की वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है वरना इंडिया तो हमें खा गया होता। इस किस्म की बातें करेंगे, अब वही बातें जो है वो अफ़गानिस्तान और टीटीपी के लिए भी हो जाएँगी कि जी क्योंकि इनके अटैक्स इतने बढ़ गए हैं और मुल्क को बचाने के लिए हमें इनको फंड भी देना है और जो डिफेंस बजट है वो भी बढ़ा देना है और उसके साथ-साथ ये भी कहा जाएगा कि बस जी टीटीपी वालों ने तो पूरा कब्ज़ा कर ही लिया था, लेकिन ये कि इन लोगों ने हमें बचा लिया है तो इस वजह से इनकी एक प्रॉब्लम और हो रही है यहाँ पर। वो ये कि इमेज जो है ना, जो आर्मी की इमेज है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है और इतनी डैमेज हो गई है, उसमें बहुत हाथ जो है वो इमरान खान का भी आप कह सकते हैं कि वो बार-बार जिस तरह से बात कर रहे हैं। अब इन्होंने जो नया लॉ बनाया है कि जी अगर आर्मी को एस्टेब्लिशमेंट को कुछ कहा, तो जी 5 साल की सज़ा हो जाएगी और 1 मिलियन जो है वो इन्होंने फाइन रख दिया है। तो अगर उसको देखा जाए तो अभी तक इमरान खान को तो मेरे ख्याल है 100 साल की सज़ा हो जानी चाहिए थी क्योंकि इमरान खान तो पता नहीं क्या-क्या बात करते हैं। लेकिन इमरान खान को कुछ नहीं कहा जा रहा। उसके बजाय जो आम लोग बात करते हैं, कोई जर्नलिस्ट हो गया, कोई एक्टिविस्ट हो गया, उसको धमकियाँ लगा रहे हैं ये लोग। तो ये जो इमेज इमरान खान ने, उनकी पार्टी ने, उनके मेंबर्स ने और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने मुसलसल मतलब कौन-सी ऐसी बात है जो उन्होंने नहीं कही जनरल बाजवा को या आर्मी को, हर चीज़ में उन्होंने नाम लिया है। तो वो इमेज भी बहुत बुरी तरह से ना डैमेज हुई है, अब उसको भी थोड़ा-सा इन्हें सँभालना होगा। अब वो सँभालने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे? ये कहेंगे कि जी टीटीपी अटैक कर रहा था, अब ये कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे और उससे होगा ये कि कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि थोड़े बहुत काबू में आ गए हैं। और उसके बाद हमारी पब्लिक तो वैसे ही इमोशनल फूल है। उसने कहना है कि हाँ जी, इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब ये नहीं सोचेंगे कि भई इन्होंने कंट्रोल तो कर लिया लेकिन इतना टाइम क्यों लगाया? मतलब लाखों की फ़ौज है आपकी और आपसे 15 12-15 हज़ार के टीटीपी कंट्रोल नहीं हो रहे, उसके लिए इतना टाइम लग रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और हर तरफ से हर तरह की बात होती है, तो इसलिए अब इस वक़्त कुछ कहना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कह रहे हैं वो एक रटा-रटाया और एक जिसे कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स जो उनको लिख के दिए गए होंगे वो उसको पढ़ के बता रहे होंगे। अच्छा राइट और ये भी कि पूरा पाकिस्तान में जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, टेरर अटैक्स चारों ओर हम देख रहे हैं, सिचुएशन इज़ ग्रिम, नो डाउट अबाउट इट एंड ऑफ कोर्स एजेंसीज़ को बहुत काम करना पड़ेगा। अगर इसको इसको बोले तो इस सिचुएशन को लाया कौन? इस सिचुएशन को वही लाया ना जिसने सीज़फायर की थी टीटीपी के साथ। उस आदमी को तो किसी ने कुछ नहीं बोला अब तक, इमरान खान। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रही हूँ ना कि इमरान खान को अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, इवन वो तो जो हमारे यहाँ नए लॉज़ बने हैं, आपको भी मालूम है कि अगर किसी ने कुछ कहा एजेंसीज़ को या किसी को तो फिर जो मैंने बताया कि उसको किस तरह की सज़ा मिल सकती है। लेकिन इमरान खान तो सुबह-शाम कहते हैं और अब तो वो टाइम भी नहीं रहा ना कि कोई 60s का 50s का ज़माना है कि लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी या कुछ, तो अब तो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, उठाएँ और देख लें कि कब किसने क्या कहा है। तो लेकिन उनको कहीं न कहीं से एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से ही या फ़ौज के अंदर से ही कोई ग्रुप है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो अभी तक बचे हुए हैं। आज भी जो तमाशा उन्होंने लगाया था, जो उनको कोर्ट ने बुलाया था इमरान खान को,
कि वो आए, और लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को बुला रखा था। तो इमरान खान तो वही तमाशा कर रहे थे कि पहले तो वो पहुंचे ही नहीं, बहुत देर के बाद वो पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, यहीं पे मेरा बयान ले लिया जाए। और केसेस क्या चल रहे थे, एक तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उल्टा सुल्टा बोला था, एक वो था, और दूसरे जज ने इसलिए बुलाया था कि जो जमानत के पेपर्स उन्होंने भेजे थे, या जो उन्होंने कहा था, उनको रिक्वेस्ट जो भेजी थी कोर्ट को, उसमें सिग्नेचर किसी और के थे, और इमरान खान के सिग्नेचर्स किसी और ने किए थे जो मैच नहीं हो रहे थे। और इमरान खान जो है उन्होंने अब 22 फरवरी तक के लिए जो है ये 3 मार्च तक के लिए, 3 मार्च तक के लिए जो है वो अपनी जमानत ले ली है इमरान खान ने, कि जी अब उन्हें फिलहाल कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि बाकी पब्लिक को तो वो ये कह रहे हैं कि सब लोग जेल चले जाएं, और अपनी उन्होंने जमानत ले ली है। तो मतलब ये कौन सा डबल गेम इमरान खान खेल रहे हैं कि एक तरफ कुछ और कहते हैं और दूसरी तरफ दूसरों के लिए कुछ और सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट है जो इमरान खान को, वरना आप जानते हैं कि अदालतें किस तरह से बुलाती हैं और किस तरह से जाना पड़ता है। लेकिन इमरान खान ने आज जो तमाशा किया है वो सभी ने देखा। अच्छा, आपसे फाइनल क्वेश्चन, छोटा सा जवाब लेना चाहूंगा। किसी भी आदमी की हड्डी 3 महीने में जुड़ जाती है, ये इमरान खान की हड्डी जुड़ने में कितना टाइम लगेगी? पता नहीं, मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट देखी थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि वैसे तो इंसान की जो भी कोई हड्डी टूटे तो वो 3 मंथ्स में जुड़ जाती है। सिर्फ गधे की हड्डी ऐसी होती है जो जुड़ती नहीं है, और उस पर पूरी लाइफ प्लास्टर जो है वो लगा रहता है। अब आई डोंट नो लोगों ने इस तरह के जो है वो ट्वीट्स पे क्या रिएक्ट किया होगा, मगर पता नहीं खान साहब की कब सही होगी टांग, उनकी होने का नाम ही नहीं ले रही। मगर साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर उनको बार बार अदालत में बुलाया गया और इस किस्म की बातें की गई और कोई मसला हुआ कि वो स्लिप हो गए या कोई इस किस्म का, तो फिर दोबारा 3 मंथ्स और लगेंगे उनको रिकवर होने में। तो वो कुछ नौटंकी चल रही है जिसकी वजह से वो अदालत में भी नहीं आ रहे। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि कुछ और हो ना हो, लेकिन ये जरूर हो जाए कि इमरान खान को जो है वो छोड़ दिया जाए, और बाकी सब लोग जो हैं, जो उनके वर्कर्स हैं और जितने लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो जाके जेल भरो, जो उनके मूवमेंट है उसको वो सपोर्ट करें। राइट, लेकिन आप इमरान खान को ये नहीं बोल सकते कि गधे की हड्डी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अरे गधे जो है, हाँ जी, आपके जो गधे हैं वो बिक जाते हैं और चाइना खरीद लेता है। यहाँ आप थोड़ा सा मैंने केयरफुल। कंपेयर नहीं किया, किसी ने लिखा था तो इसलिए मैंने कहा। बल्कि मैं 1 मिनट, एग्जैक्ट डेट मेरे माइंड से निकल रही है, मैं अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं वो भी बता दूं कि इमरान खान की बेल जो है वो कब तक की है। क्योंकि हाँ, March 3, सही, मैंने सही बताया। मैंने कहा कहीं मैं गलत बोल दिया, आपके तो ऑडियंस शुरू हो जाएगी नीचे लंबी कहानियां करने में। तो मैंने कहा एक बार और रीचेक कर लूं। 3 मार्च तक के लिए इमरान खान को मिल गई है। लेकिन वेडनेसडे से जो इमरान खान अपनी जेल भरो मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, उसमें जेल कौन जाएगा ये इमरान खान ने अभी तक नहीं बताया। वो यही कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराएं और सब लोग जेल जाएं, लेकिन खुद नहीं जा रहे। राइट, वो इमरान खान जेल नहीं जाएंगे, उनको उनको पहले से पता है वहां छिपकलियां हैं, इसलिए नहीं जाएंगे, वो मुझे पता है। डोंट वरी। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और आरजू जी, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू लॉट। थैंक यू।